हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 3। तो आज हम इस चैप्टर में दो चैप्टर्स को पढ़ेंगे। पहला तो यही चैप्टर होगा आपका संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, और दूसरा होगा कोयला और पेट्रोलियम। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि पहले यानी कि 2020 से 2021 में जो NCERT आ रही थी उसमें चैप्टर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक दिया हुआ था, और अब जो NCERT आ रही है उसमें से कुछ चैप्टर हटा दिए हैं। तो जिसकी वजह से अब 2024 या 2023 से जो अब NCERT आई है वो उसमें क्या है कि इस वाले चैप्टर को हटा दिया गया है और उसकी जगह कोयला और पेट्रोलियम ले लिया गया है। बट हमें क्या है कि एग्ज़ाम देना है CTET का, तो उस पर्पज़ से क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने के लिए आते हैं। वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अलग बात है, पर लेकिन आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आप अगर एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए वो कोई भी मतलब फालतू की चीज़ नहीं होगी। और साथ ही क्या है कि मान लो कोई क्वेश्चन अगर CTET में आता भी है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो क्या होगा कि आप इजीली क्या है उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि आज थोड़ी सी जो वीडियो है वो लंबी भी हो सकती है, 1 घंटे से ज़्यादा की भी हो सकती है, और अगर कम की रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। बट मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ, मतलब जो भी हमने हाईलाइट किया हुआ है उसको हम अच्छे से पढ़ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बिना देरी के, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो पहली लाइन हमें दी गई है, कपड़े फैब्रिक से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। तो जो कपड़े होते हैं वो हमारे फैब्रिक से बने हुए होते हैं, और जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे प्राकृतिक या कृत्रिम भी हो सकते हैं। इसके बाद है प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो जो प्रकृति से प्राप्त होंगे वो प्राकृतिक होंगे, और जो मानव द्वारा बनाए जाएंगे वो क्या होंगे? संश्लेषित रेशे होंगे। इसके बाद है हमारा कि संश्लेषित रेशे क्या हैं। तो एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। तो जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनकी जो छोटी इकाइयों को जोड़ करके जब कोई बड़ी श्रृंखला बनाई जाती है तो वो क्या बन जाता है? संश्लेषित रेशा बन जाता है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाती है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पोली तथा मर से मिलकर बना है। पोली का अर्थ अनेक तथा मर का अर्थ भाग अथवा इकाई है, अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे देख कर के पढ़ के ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि छोटी छोटी की मतलब कोई एक इकाई है और उस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी इकाइयों को लेकर के जब आपस में उनको कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? आपका एक संश्लेषित रेशा, या हम कहेंगे कि वो पॉलीमर बन जाता है। और जो ये पॉलीमर है दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक शब्दों से, जिसमें पहला पार्ट जो पोली है जिसका अर्थ क्या है? आपका अनेक होता है, और जो मर शब्द होता है इसका मतलब होता है इकाइयाँ, यानी कि बहुत सारी इकाइयों को जोड़कर जो बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं हम। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपासिक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। तो जो बहुलक होते हैं हमारे, वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैन मेड होते हैं, वो आपके प्रकृति में भी पाए जा सकते हैं सेलुलोज के रूप में। तो और ये किसकी इकाई के से जुड़ करके बना होता है? ग्लूकोज इकाइयों से जुड़ करके बना होता है, यानी कि कई सारी जो ग्लूकोज इकाइयाँ हैं आपस में मिल करके वो क्या बनाती हैं? सेलुलोज बनाती हैं। और ये कैसा है? ये नेचुरल होता है हमारा, ये मैनमेड नहीं होता। और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि जो सेलुलोज होता है वो आपका मैनमेड होता है या फिर आपका नेचुरल होता है। तो पहली चीज़ क्या होता है? ये नेचुरल होता है। दूसरी बात है कि ये क्या होता है कि ये भी ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसके बाद है संश्लेषित रेशों के प्रकार।
पहला है रेयन। रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, इसकी खोज चीन में हुई थी। तो जो रेयन है आपका जो रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है और इसकी खोज कहाँ पर हुई थी? चीन में हुई थी। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के लिए के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशम प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। देखो ये सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगी, बट कुछ चीज़ें मुझे पढ़नी पड़ती हैं चीज़ों को बेस बनाने के लिए, रिलेट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम ऐसे ही उठा करके पढ़ लेंगे तो क्या होगा, उससे हमारा जो एक बेस है वो नहीं बन पाएगा। कि हमें कुछ चीज़ों का क्या होता है कि अगर हम उसके हिस्ट्री से जोड़ पाते हैं तो हम उसे क्या है ईजिली कनेक्ट कर पाते हैं। तो यह ज़रूरी हो जाता है कि हम चीज़ों को एक्स्ट्रा पढ़ ले, जिससे हमारी चीज़ें क्या है कि अच्छे से माइंड में बनी रहें। और क्योंकि डायरेक्टली हम कई बार पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग पढ़ेंगे तो फिर आपको पता नहीं होगा, याद नहीं कर पाएंगे। बट अभी क्या है कि मैं उस बच्चे के हिसाब से पढ़ा रही हूँ जिसने अभी तक क्या है पहली बार कोई सीटेट देने जा रहा है या यूपी टेट देने जा रहा है, और जिसे कुछ नहीं पता क्या है, क्योंकि हम ये चीज़ें बहुत पहले ही पढ़ के छोड़ चुके हैं, तो हमारे माइंड से क्या है ये जा चुकी हैं। बट हम अगर अलग से क्या है इनका अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि हमारे माइंड में ये अच्छे से बनी रहेंगी, जिसकी वजह से क्या है हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो ज़रूरी हो जाता है हमें कुछ हिस्ट्री को ऐड कर लेना, जिससे कि वो चीज़ें बनी रहे। इसके बाद है इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाया। तो जब क्या हुआ कि जब चीन में इसका आविष्कार हुआ तो बहुत सारी जो इसकी सुंदरता थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता था ये। फिर क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने जब 19वीं शताब्दी का अंतिम छोर चल रहा था तो उसके समान के गुणों वाले का रेशे की जो था वो काष्ठ की लुगदी के रासायनिक उपचार से उन्होंने क्या किया, उसे प्राप्त किया, जिसे हमने क्या कहा, रेयन कहा। और जिसे भी हम क्या कहते हैं, ये कृत्रिम रेशा होता है। यद्यपि रेयन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। हमने इसको प्राप्त तो काष्ठ लुगदी से ही किया है, बट फिर भी हम इसे क्या कहते हैं, एक मानव निर्मित रेशा कहते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो रेयन है वो किस तरह का रेशा है, प्राकृतिक है या मानव निर्मित है। तो हमें याद रखना है कि जो रेयन होता है आपका वो क्या होता है, एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेयन निर्मित वस्तु के जो चित्र हैं। यहाँ पर देखो एक कपड़ा ऐसे बनाया गया है, एक यहाँ पर बनाया गया और ये गलीचा भी बनाया गया है रेयन को मिला करके। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा आता है नायलॉन। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु में किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित था। तो अगर देखो यहाँ पर क्या है कि ये भी संश्लेषित रेशा है, बट ये पूर्ण रूप से प्राप्त कृत्रिम नहीं है, क्योंकि इसको क्या है प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से बनाया गया है। पर अगर कहें कि पूर्ण मानव निर्मित, अगर हम जिसे कहें पूर्ण मानव निर्मित, तो वो रेशा कौन सा है, आपका नायलॉन है। क्योंकि इसको क्या है कि किसी भी प्राकृतिक रूप से मतलब नहीं बनाया गया है इसको। तो इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। तो जो नायलॉन होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है, प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक होता है, आप उसको खींच सकते हो तो वो मतलब स्ट्रेच हो सकता है, और हल्का यानी कि लाइट होता है, वेट मतलब कपड़े भारी नहीं होते इसके, वो कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। इसके बाद है हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, चैन, थैला, पर्दे आदि। तो क्या होता है कि जो नायलॉन होता है वो हमारी कई सारी चीज़ें उससे बनाई जाती हैं। जुराब हैं, आप देखते होंगे जो
मतलब चिकनी चिकनी सी कुछ कुछ मतलब अब तो क्या है, कॉटन की सॉक्स बहुत ज़्यादा आने लगी। आप देखेंगे कि तो कहीं कहीं नायलॉन की ही जुराबें भी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। और रस्से होते हैं, मतलब मजबूत रस्सियाँ होती हैं चिकनी सी, बहुत प्लास्टिक की जैसी देखने में वो हमें लगती है, काफ़ी मजबूत होती हैं वो, है ना। तंबू होते हैं, जैसे टेंट्स वगैरह हम लगाते हैं तो वो भी नायलॉन के होते हैं कि क्योंकि क्या होता है कई बार कि मान लो तूफ़ान वगैरह भी आ जाए तो वो इजीली नहीं उड़ सकता, वो इतना ज़्यादा मजबूत होता है। दांत साफ़ करने के ब्रश होते हैं, कारों, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हम नायलॉन का यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है। यानी कि आप ये देख लीजिए, इस्पात यानी कि स्टील का अगर कोई हम तार लेंगे और अगर हम नायलॉन का तार लेंगे तो उसमें जो स्ट्रॉन्ग होगा वो कौन होगा, आपका नायलॉन स्ट्रॉन्ग होगा अगर हम इनमें से किसी की भी तार को लेते हैं तो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पैराशूट में यहाँ पर जो रस्सी यूज़ की हुई है ये किसकी है, नायलॉन की है। और यहाँ पर जो ये ऊपर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं ये भी क्या है, नायलॉन की रस्सी का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सॉक्स हैं, रस्सी हैं, ब्रश हैं, पर्दे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम क्या है अपनी डेली लाइफ में नायलॉन की बनी हुई यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े आसानी से लिपट सिलवटें नहीं पड़ती हैं। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। तो जो पॉलिएस्टर और जो एक्रिलिक होता है वो भी हमारा संश्लेषित रेशा है। दूसरा कि इसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं और सरलतापूर्वक धुल भी जाता है और इसका वस्त्र वगैरह बनाने में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों से खींचा जा सकता है जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। तो टेरिलीन अपने आप में एक काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि क्या होता है कि इसके जो महीन रेशों को खींच करके जब हम एक तंतु मतलब समान तार सा बना लेते हैं तो उस तंतु समान क्या है उसको फिर बुन लिया जाता है। इसके बाद आता है पैट। पैट का मतलब होता है पॉलीथीन पॉलीएथिलीन टरथलेट, एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पाद निर्माण हेतु किया जाता है। इसके अलावा जो हमारा पेट होता है, देखो यहाँ पे लिया भी गया है कि सदैव पेट बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जारी खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि ये क्या है। तो जो पैट होता है हमारा, सबसे पहले इसकी जो फुल फॉर्म होती है पॉलीएथिलीन टरथलेट होती है। क्या होती है, पॉलीएथिलीन टरथलेट। दूसरा क्या है, अपने आप में ये भी एक तरह का क्या होता है, पॉलिएस्टर होता है। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार तथा अन्य बहुत सी उपयोगी उत्पाद में किया जाता है। देखो यहाँ पर अलग अलग तरह के हमने जो संश्लेषित रेशे हैं वो पढ़ रहे हैं। पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, रेयॉन है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा ऐसे दे दिया जाएगा कि नायलॉन के कहाँ पर हम उपयोग करते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स वहाँ पर दे दिए जाएंगे। ऐसे ही पॉलिएस्टर या एक्रिलिक के या टर्लिन के या पीईटी के दे दिए जाएंगे। तो आपको वहाँ पर ये याद रखना है कि किस चीज़ से कौन सी चीज़ें बन रही हैं। ऐसा नहीं हो कि जो नायलॉन द्वारा निर्मित चीज़ें हैं आप उन्हें पॉलिएस्टर की बना करके टिक कर दें, या फिर जो पैटर्न जो है हमारा वो हमारी किस में काम आता है, बोतलें, बर्तन, फिल्म बनाने में, तो आप उसके लिए नायलॉन टिक कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें जो चीज़ें जिसके एग्जाम्पल्स हैं वही याद रखना है और उसी हिसाब से हमें क्या है अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो इसलिए क्या होता है कि ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। और जो हमारे सीटैट और यूपीटैट एग्ज़ाम होता है वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चंस बनने के लिए आते हैं और डायरेक्टली वहाँ पर देखे जाते हैं। इसके बाद है पॉलीएस्टर। पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। तो पॉलीएस्टर किससे बनता है, सबसे पहले तो पॉली और एस्टर दो शब्दों से मिलकर बना है। और क्या है कि इसमें भी जो इकाइयाँ होती है उनकी पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन, छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ करके इसको भी बनाया जाता है।
एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो फलों में जो खुशबू होती है वो किस रसायन की वजह से होती है, एस्टर की वजह से होती है। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। तो जिनके साथ पोली साथ में लगा हो तो आप समझ जाइएगा पॉलीकोट, पॉलीवूल या टेरिकोट ये किसके एग्जाम्पल आते हैं, पॉलिएस्टर की तरह के एग्जाम्पल होते हैं। ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकोट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। जो पॉलीकोट क्या होता है, आपका पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण होता है। पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। तो यहाँ पर याद रखने के लिए यहाँ पर अगेन आपके दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गई हैं। क्या कि जो पॉलीकोट है वो किस का मिश्रण है, पॉलिएस्टर और कपास का। पॉलिएस्टर और कपास का। पॉलीवूल किसका मिश्रण है, पॉलिएस्टर ऊन का, पॉलिएस्टर ऊन का। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो पॉलीकोट है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बन के आ सकता है कि जो पॉलीकोट शब्द है निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से बनाया जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि जो पॉलिएस्टर और कपास से बनाया जाता है और पॉलीवूल किससे बनाया जाता है, पॉलिएस्टर और ऊन से। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके बाद है सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल कंबलों का उपयोग करते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है। तो जब हमारे स्वेटर वगैरह होते हैं, कंबल होते हैं, वो काफ़ी गर्म और मोटे होते हैं, तो वो एक दूसरे संश्लेषित रेशे एक्रिलिक से बनते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। तो क्या है कि मतलब देखो, ऐसा नहीं है सिर्फ महंगा ही एक रीज़न है। सपोज जिस रीज़न में जो जिस तरह का जानवर होगा वहाँ से वो वूल इकट्ठी की जाएगी, तो इकट्ठी करने के बाद वहाँ पर तो उसकी जो पहुँच होगी वो ठीक होगी, बट लेकिन बाकी एरियाज़ में जहाँ पर वो नहीं पाए जाते वहाँ तक उन्हें पहुँचाना और वहाँ तक उनकी उस आपूर्ति को पूरा करना क्या है, संभव नहीं होता है। तो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि एक्रिलिक जैसी चीज़ों से बनी हुई वस्तुओं का हम यूज़ करते हैं। दूसरा, ये सस्ती और टिकाऊ भी होती हैं और हमारी पहुँच के भीतर भी होती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। तो संश्लेषित रेशों का एक ड्रॉबैक ये होता है कि क्या होता है, ये आग क्या है जल्दी पकड़ लेते हैं, आग को जल्दी पकड़ लेते हैं, जिससे क्या होता है आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। और सपोज गलती से आग लग गई तो क्या होता है, ये शरीर से भी चिपक जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए आग का कोई भी काम करते समय, या हम लैब में अगर काम कर रहे हैं तो हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए या इस तरह के कपड़े, या फिर पहले से ही इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि कपड़ा जल ना पाए या फिर हमारे किसी की भी बॉडी को नुकसान नहीं हो पाए। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो जो संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो पेट्रोलियम मूल के जो कच्चे माल होता है, पेट्रो रसायन है ना, उससे क्या है प्राप्त विविध प्रक्रमों यानी कि अलग अलग प्रोसेस द्वारा क्या है उसको तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनने के लिए आ सकता है कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो पेट्रोलियम मूल से के मतलब कौन से माल से किस तरह की चीज़ों से बनाए जाते हैं, तो पेट्रो रसायन से वो निर्मित किए जाते हैं। इसके बाद आता है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। तो संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रखरखाव में सुविधाजनक हैं। तो क्या होता है कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं कि परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि ये शीघ्र सूख जाते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं और रखरखाव में भी बहुत ज़्यादा इनकी बहुत देखभाल नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं इनकी ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि हर कोई ये चाहेगा कि हम सुंदर चीज़ें भी पहने, अच्छी चीज़ें भी हों, हमारे बजट में भी हों, और क्या है वो थोड़े लॉन्ग टाइम तक चल सके। तो उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इन जैसे रेशों का ही क्या है चयन करते हैं।
इसके बाद है हमारा क्या, प्लास्टिक। नेक्स्ट हमारा प्लास्टिक आ गया है। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है। कुछ में रेखीय तथा तो होती है, तो अन्य में यह तिर्यकबद्ध क्रॉस होती है। तो जो हमारी प्लास्टिक होती है ये भी एक तरह का क्या है, संश्लेषित रेशा ही होता है। इसमें भी बहुत सारी इकाइयाँ जुड़ करके क्या बनाती हैं, एक बड़ी ये प्लास्टिक को या फिर बड़ी मूल जो हमारी प्रोडक्ट है वो बनता है। और इसमें क्या होता है कि जो इसकी संरचना होती है वो कहीं कहीं रेखीय होती है और कहीं कहीं क्रॉसबद्ध होती है। तो जैसे आप यहाँ पर पहले पॉइंट में ए में देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपस में सब एक लीनियर फॉर्म में जुड़े हुए हैं, तो ये एक तरह की रेखीय स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक चार इसके जो बॉन्ड यहाँ पर बने हुए हैं और उससे ये जुड़ रहा है, इससे ये जुड़ रहा है, इससे ये, फिर इससे ये वाला जुड़ रहा है, इससे ये, आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो ये क्या है, क्रॉसबद्ध यहाँ पर इसकी संरचना होती है प्लास्टिक को बनाने के लिए। इसके बाद है प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइज़ों में उपलब्ध हैं। प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयोग किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। तो जो प्लास्टिक होता है वो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि उसको आसानी किसी भी सांचे में हम ढाल सकते हैं। दूसरा क्या है, इसका पुनः चक्रण भी हो सकता है। इसके बाद है कि इसको किसी भी रंग में बनाया जा सकता है, चादरों में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें की विशेषताएं होने की वजह से क्या है, हम इसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। जैसे आप अपने आसपास या जहाँ भी आप रूम में या अपने घर में देखेंगे तो आपको प्लास्टिक की अनगिनत चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे प्लास्टिक है, बाल्टी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब छोटे से छोटी चीज़ में, बड़ी से बड़े सामान में भी क्या है, प्लास्टिक का आज यूज़ होता है। तो पॉलीथीन पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाले पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। तो जो पॉलीथीन होती है हमारी, वो पोली प्लस एथीन, दो इन शब्दों से मिलकर बनी होती है। पोली का मतलब मैंने आपको बताया था बहुत सारे, एथीन ये आपका क्या है, एथीन के बहुत सारे मतलब इकाइयाँ होती है जिन्हें जोड़कर क्या बनाया जाता है, पॉलीथीन बनाया जाता है। और ये क्या है, पॉलीथीन थैले जो हम यूज़ करते हैं, पॉली बैग्स, पॉलीथीन, वो इसके बनाने में काम आती हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पॉलीथीन जो है वो किससे मिलकर के बना है, पोली प्लस एथीन, पोली प्लस मिथ कर देंगे, पोली प्लस प्रोप कर देंगे, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि पोली प्लस एथीन जो है मिलकर के क्या बनाता है, पॉलीथीन बनाता है। इसके बाद है कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। तो आपको पता ही होगा कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जो प्लास्टिक्स होती हैं, अगर हम उनको गर्म करते हैं तो जो बोतल वगैरह होती हैं वो क्या है, पिघल जाती हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है कि वो थर्मोप्लास्टिक है, जिसकी वजह से क्या है, वो विकृत हो जा रही हैं। दूसरा क्या है, पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, पॉलीथीन और पीवीसी क्या है, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियों, विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। तो जो कंघे और खिलौने होते हैं हमारे, वो किसके बनाए जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक के बनाए जाते हैं, या ये कह दो कि पॉलीथीन और पीवीसी के बनाए जाते हैं। और दूसरा कि इनको अगर हम कुछ समय बाद अगर हमारी ये यूज़ नहीं आए घर में, या फिर हमें इनकी जगह कुछ और यूज़ करना हो, तो हम जब ये वापस से जाती हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह में, तो इनको दोबारा से डिमोल्ड मतलब विकृत कर दिया जाता है। विकृत करने के बाद में दोबारा से कोई भी नई चीज़ बनाई जा सकती है। इसके अलावा है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। तो कुछ प्लास्टिक हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें
गर्म भी करेंगे तो भी क्या होगा, ये डैमेज नहीं होंगी, वो वैसे ही रहेंगी, टूट जाएंगी मतलब, पर पिघल नहीं पाएंगी वो। तो 2 उदाहरण हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। तो थर्मोसेटिंग के जो हमारे एग्जाम्पल है वो कौन से हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में उपयोग मिलाया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। तो थर्मोसेटिंग के जो हमारे एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। तो इनमें से जो बेकेलाइट होता है वो हमारा ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, यानी कि वहाँ से ऊष्मा और जो विद्युत हो रही है वो वहाँ से चल के नहीं जा सकती। अगर आप उसको गर्म करेंगे तो वो गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ों को बनाने में काम आया जाता है जहाँ पर अगर हम ऊष्मा का काम कर रहे हैं तो हमारा हाथ ना जले, बिजली का काम कर रहे हैं तो बिजली का बोर्ड हमें कुछ पकड़े या टच करे तो वो हमें करंट ना पहुँचा पाए। तो स्विचेस होते हैं, बिजली के बोर्ड, बर्तनों के हत्थे होते हैं, तो वहाँ पर बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो मेलामाइन होता है, इसकी जो आग सहन करने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे जो फर्श की टाइलें होती हैं, रसोई के बर्तन हैं और बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जो आग को ना पकड़े, वहाँ पर क्या है, मेलामाइन के यूज़ किया जाता है उनको बनाने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो किस तरह से यूज़ हो रही है और थर्मोप्लास्टिक किस तरीके से यूज़ हो रही है। तो जो थर्मोप्लास्टिक है उसमें क्या, थर्मोसेटिंग में क्या हो रहा है कि ऐसी चीज़ों को बनाया जा रहा है जिनको हम वापस से जो है गर्म करेंगे तो वो नहीं टूटेंगी, वो वैसी ही रहेंगी। और यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक वो पदार्थ होते हैं कि इनको अगर हम पिघलाएंगे तो क्या होगा कि ये वापस से पिघल जाएंगी, मतलब दोबारा से, मतलब हम इनको कुछ भी बना सकते हैं पिघला करके। इसके बाद है विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग करो वायुयानों और अंतरिक्षयानों में भी होता है। तो उपयोग कारों, यहाँ पर ये कारो था, मैंने करो बोल दिया, सॉरी। तो क्या है कि हम प्लास्टिक का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, कम कीमत के होते हैं, अच्छा सामर्थ्य होता है। तो इस वजह से क्या है कि मान लो दूध हमने किया किसी प्लास्टिक में या किसी और बर्तन में, तो क्या होगा, वो थोड़े कुछ समय बाद पिघल जाएगा और हमारा सारा दूध खराब हो सकता है। बट प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है। और जो धातु होती हैं वो हमारी क्या होती थोड़ी भारी होती हैं इनकी अपेक्षा, और उनमें जंग वगैरह भी, मतलब ऑक्सीडाइजेशन उनका, या फिर जो वो एनवायरनमेंट से क्या है रिएक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से भी क्या है हमारी कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो सकती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हम प्लास्टिक का यूज़ काफ़ी सारी जगहों पर करते हैं। इसके बाद है प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील। लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उनका संचारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायन सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पर भी बताई गई है जो मैंने अभी ऊपर बताई थी कि जो हमारे लोहे या कोई भी धातु होती है वो क्या होती है कि वो वायु में अगर रख दी जाए तो वो क्या करती है, उसके साथ कोई ना कोई क्रिया कर लेती है। बट प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता है। जो प्लास्टिक होती है आप उसको कैसे भी जल में छोड़ दीजिए, कैसे भी वायु में छोड़ दीजिए, तो वो क्या है वहाँ पर अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये उसका एक मेन गुण हो जाता है जिसकी वजह से क्या है हम प्लास्टिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं किसी भी धातु की जगह। इसके बाद है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं, क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी, विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः ये विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातु पेशा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। तो क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, प्रबल होते हैं, चिरस्थायी यानी कि लंबे समय तक चल सकते हैं। आप भी देख सकते हैं आपके किचन में कई कुछ डब्बे ऐसे होंगे जो बहुत सालों से यूज़ किए जा रहे होंगे और वो प्लास्टिक के होंगे। क्यों? क्योंकि वो
बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग टाइम तक चल सकता है, जिसकी वजह से क्या है हम इन्हीं को प्रेफर करते हैं। दूसरा अच्छी बात क्या होती है कि सस्ते होते हैं। जो धातुएँ होती हैं वो हमारी थोड़ी महंगी आती हैं, बट जो प्लास्टिक के सामान होते हैं उसके कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है हम प्लास्टिक का ही यूज़ ज़्यादा करते हैं काफ़ी सारी जगहों पर। उसके बाद है प्लास्टिक कुचालक है। प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना वाले बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। तो जो आपकी प्लास्टिक होती है वो क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होती है। क्या और इसके अलावा क्या होता है कि जो इसके इन्हीं इसकी ये वाली प्रॉपर्टी क्या है जिसकी वजह से जो हम तार होते हैं, बिजली के स्विचेस होती हैं, या खाना बनाने के जो हमारे बर्तनों के हैंडल्स होते हैं, वो हम इसीलिए प्लास्टिक के बनाते हैं जिससे कि वहाँ से उस ऊष्मा या विद्युत का क्या है चालन ना हो पाए। तो ये कुछ कुछ हमारे इस तरह के पॉइंट्स थे प्लास्टिक को लेकर के कि जिसकी वजह से हम प्लास्टिक को यूज़ क्यों करते हैं। इसके बाद है, क्या आप जानते हैं, इसे भी देख लेते हैं कि हम क्या नहीं जानते हैं, इसे भी जान लेते हैं। प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोग के कुछ उदाहरण हैं दवा की गोलियों, टीकियों का पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने, विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र। तो ये भी चीज़ आपने कई बार ऑब्ज़र्व की होंगी, जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या हमारे घर में भी बहुत सारे सामान होते हैं, जो गोलियां वगैरह होती हैं, और बहुत सारी हमारे ऐसे मतलब बैंडेज वगैरह होती हैं जो किसकी होती है, प्लास्टिक की बनी होती हैं। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। तो जिस भी के भी घर में अवन होगा तो वो चीज़ भी इस चीज़ को नोटिस करते होंगे कि प्लास्टिक के जो अवन फ्रेंडली हमारे बर्तन होते हैं प्लास्टिक के, तो खाना तो गर्म हो जाता है बट प्लास्टिक क्या है वो ऐसी रहती है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद है टेफ्लॉन, एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। ये भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम है। तो ये एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर पूछा जाता है कि जो टेफ्लॉन है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो जो टेफ्लॉन होता है आपके किचन में यूज़ किया जाता है, कहाँ पर, जो भोजन पकाने वाले बर्तन होते हैं उसमें किया जाता है। और वहाँ पर ही क्यों किया जाता है, क्योंकि तेल और जल क्या है उसमें चिपकता नहीं है। तो आप ही देखते होंगे ना, जो आपके किचन में जो आपके नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, जो नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लैक या फिर और डिफरेंट कलर की जो कोटिंग हो रही होती है उस पर वो टेफ्लॉन की होती है, जिसकी वजह से जो तेल या जल है हमारा चिपकता नहीं है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद है अग्नि सहज प्लास्टिक, यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। तो वैसे तो अभी हमने पूरा पढ़ा था कि जो आपके प्लास्टिक होते हैं या संश्लेषित रेशे होते हैं वो जल्दी क्या है आग पकड़ लेते हैं, पर जो आपका मेलामाइन होता है, जो मेलामाइन होता है हमने ये भी पढ़ा था कि ये आग क्या है, आग रोधी होता है ना। आग को मतलब इसका टेम्परेचर मतलब काफ़ी देर तक भी आग के संपर्क में आने के बाद क्या है ये जलता नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो अग्निशमन जो मतलब फायर ब्रिगेड वाले जो आपके कर्मचारी होते हैं वो क्या है इसके बने हुए कपड़े पहनते हैं कि अगर वो आग वगैरह बुझाने भी कहीं जाते हैं तो क्या है वो उसकी लपेट में नहीं आए, और मेलामाइन क्योंकि उन्होंने पहना होता है तो वो क्या है बच जाते हैं। इसके बाद है प्लास्टिक और पर्यावरण। तो यहाँ तक थे हमारी सारी बातें प्लास्टिक से रिलेटेड कि वो हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्यों हम उसका जीवन में यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्लास्टिक बहुत ही अच्छी हो गई है और हम इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पर यूज़ करना चाहिए। बट अब क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो हमें पता चलता जा रहा है कि जो प्लास्टिक होती है ये हमारे लिए काफ़ी मतलब जितनी अच्छी है कहीं ना कहीं हमें ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा रही है हमारी हेल्थ को, और या फिर ये कह दो कि जो हमारे जीव होते हैं
जानवर होते हैं उनके लिए भी, और हमारी प्रकृति के लिए वो किस तरीके से पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। तो आपने देखा होगा बहुत बार, जैसे मान लो कहीं कोई सब्जी वगैरह रखी हुई है और कुछ दिन बाद तक हम उसे नहीं खाते हैं तो वो क्या हो जाती है, सड़ जाती है। पर तो उसे हम क्या कहेंगे, जैव निम्नीकरण कहेंगे। पर अगर हम प्लास्टिक है, जैसे मैंने आपको बताया किचन में आपके बहुत सारे ऐसे डब्बे या ऐसी चीज़ें यूज़ हो रही होंगी जो बहुत बहुत साल हो गए हैं, बट उन पर कोई भी उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं जैव अनिम्नीकरण। तो ऐसा इसलिए होता है, जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं तो वो जैव निम्नीकरण में आती हैं, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं वो जैव अनिम्नीकरण के अंदर आती हैं, जैसे कि हमारी प्लास्टिक होती है। तो ये बायोडिग्रेड नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या है, एनवायरनमेंट के लिए हमारे लिए थोड़ी सी ये क्या है, घातक हो जाती है। क्योंकि आप पन्नी है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, रैपर्स है खाने पीनों की, तो अगर आप कहीं घूमने जाती हैं, घर में भी यूज़ करते हैं, तो अगर आप उन पिन्नियों को वहीं छोड़ देते हैं, तो आप अगर उन्हें कई सालों तक भी वहीं पे छोड़े रखे रहेंगे तो भी क्या होगा, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, वो टस से मस भी नहीं होगी। तो क्या होता है कि धीरे धीरे करके क्या है, वहाँ पर एक ढेर इस तरह का लगता चला जाता है और हमारे लिए क्या है, वो एक तरह का नुकसान है, और प्रकृति के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है वो। तो यहाँ पे हम एक टेबल दी हुई है, यहाँ पर ये टेबल आपको याद नहीं रखी, जस्ट कि रीड करने के लिए है कि कोई चीज़ अगर ख़राब होती है तो उसे कितना समय लगता है, और प्रकृति में हम उसे किस तरीके से प्रकृति के रूप से वो किस तरह की है। तो सबसे पहले सब्जी फल छिलके होते हैं, ये 1 से 2 सप्ताह में क्या है, ये सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और ये जैव निम्नीकरण की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कागज़। कागज़ भी को भी 10 से 30 दिन लगते हैं ख़राब होने में, जैव निम्नीकरण की श्रेणी में रखेंगे। सूती कपड़ा भी 2 से 5 माह तक सही चलता है, फिर जैव निम्नीकरण उसमें होने लगता है उसका, यानी कि बायोडिग्रेड होना शुरू हो जाता है वो। लकड़ी भी 10 से 15 साल तक के बाद क्या है, गलना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से वो भी क्या है, एक जैव निम्नीकरण है। ऊनी वस्त्र जो हमारे किससे, जानवरों वगैरह से प्राप्त किए जाते हैं, लगभग 1 वर्ष तक काम करते हैं, उसके बाद वो भी क्या है, उनका जैव निम्नीकरण होने लगता है। टीन, एल्यूमिनियम और अन्य धातु के डिब्बे 100 से 500 वर्ष, थोड़ा सा लंबा समय लेते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, जैव अनिम्नीकरण की श्रेणी में इसको काउंट करते हैं। इसके बाद है प्लास्टिक थैलियाँ। जो प्लास्टिक थैलियाँ होती हैं, बहुत साल मतलब बहुत बहुत ही सारे साल ऐसे होते हैं हमारे कई बार कि वो मतलब सड़ती ही नहीं है, ख़राब ही नहीं होती, तो इसे भी हम क्या करते हैं, जैव अनिम्नीकरण की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अगर धातु के जो डब्बे होते हैं, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो धातु के डब्बे होते हैं वो किस प्रकृति में जो मतलब किस तरीके से काम करते हैं, जैव निम्नीकरण के रूप में, जैव अनिम्नीकरण। तो अनिम्नीकरण के रूप में लगाएंगे, क्योंकि देखो अगर 1 वर्ष 2 साल 3 साल भी ठीक है, 10 साल तक भी ठीक है, बट लेकिन 100 से 500 साल का जो समय होता है वो बहुत लंबा होता है, तो हम उसे क्या है, अनिम्नीकरण में ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये याद रखने वाली बात थी। एक इसके बाद है क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में विषैली धूम्र उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। तो यही रीज़न्स है जिसकी वजह से क्या है, हम प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है या एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास से जूट के बने थैलों का उपयोग कीजिए। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण पर अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग निस्तारण करिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकें। तो क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक पर डिपेंड नहीं होना है, हमें और ऐसे ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पर हम क्या है, प्लास्टिक की जगह अपनी ऐसी चीज़ों को यूज़ कर सकें जो बायोडिग्रेडेबल हो। जैसे हम बाज़ार जा रहे हैं तो थैला कपड़े का या जूट का या फिर कागज़ का बना हुआ लेकर के जा सकते हैं, जो कुछ समय बाद क्या है, बायोडिग्रेड हो सके और हमारी जो नेचर है उसको ख़राब ना कर पाए।
प्लास्टिक का यूज़ हमें बिल्कुल ऐसी जगह पर करना चाहिए कि हमें मतलब उसके अलावा कि वहाँ पर हम और कोई काम चल ही नहीं सकता है। तो जितना ज़्यादा हो सके हमें जो प्लास्टिक के जो यूज़ से बचना चाहिए। इसके बाद है प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो आपके जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो क्या है, आपको उनको मतलब दोबारा से रीयूज़ किया जा सकता है। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं हम उनका यूज़ मतलब वो ख़राब होंगे और मतलब ख़राब होने के बाद में क्या है, हम उसका दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते हैं। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले विकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। तो क्या होता है कि जो पुनः चक्रण के समय हम उसमें कुछ मतलब और चीज़ें डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो हमें दूसरे रूप में क्या है यूज़ करने में आ सकती हैं। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5 सिद्धांतों का याद रखना है। उपयोग कम करिए यानी कि रिड्यूस, पुनः उपयोग करिए रीयूज़, पुनः चक्रित करिए रिसाइकिल, पुनः प्राप्त कीजिए रिकवर और उपयोग न करना यानी कि रिफ्यूज़। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी हों। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि जो हमारा क्या है 5R सिद्धांत को हमें याद रखना है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में हमें 5R को ध्यान रखना। अब इस 5R में जो पहला R होता है उसका मतलब होता है हमारा रिड्यूस, है ना। क्या है उसका पहला मतलब है रिड्यूस, यानी कि जितना कम हो सके कम यूज़ करना। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है रीयूज़। क्या है रीयूज़। फिर उसके बाद हमें क्या है कि जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका बार जितना ज़्यादा हो सके बार बार यूज़ किया जा सके। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें उसको क्या करना है रिसाइकिल करना है। आपने एक चीज़ को प्लास्टिक की चीज़ को बहुत ही लंबे समय तक यूज़ कर लिया है तो आप क्या कर सके उसको रिसाइकिल कर सके। रिसाइकिल का मतलब ये है कि जो उससे उससे बनी हुई दूसरी चीज़ है वो यूज़ कर सके। या आपने कोई डब्बा या फिर कोई भी ऐसी बोतल ली हुई है जो आप बोतल के रूप में कई सालों से यूज़ कर रहे थे, बट अब उसका आप यूज़ किसी पेंटिंग में या शो पीस के रूप में किसी और तरीके से कोई गमला बनाने में कर सकते हैं। तो उसको हमने एक तरह से क्या है रीयूज़ था। और रिसाइकिल मतलब रिसाइकिल भी वही चीज़ होगी लगभग कि दोबारा से एक नई तरीके से हमने उसको यूज़ कर लिया है। इसके बाद है रिकवर। तो रिसाइकिल के बाद क्या है रिकवर करना। देखो मेन जो है कि रिसाइकिल से और रिकवर का मतलब है कि मान लो कोई जो प्लास्टिक का सामान था वो फैक्ट्री में गया, उसको दोबारा से कुछ नया बनाया और हमने उसको क्या कर लिया रिकवर कर लिया। रिकवर करने के बाद क्या है हम करेंगे रिफ्यूज़। तो रिफ्यूज़ का मतलब है उपयोग नहीं करना जितना। और रिफ्यूज़ से मतलब यहाँ पर इस चीज़ से है कि जो हमारा सामान है प्लास्टिक का, हम कोशिश करें कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो हम प्लास्टिक को ना करके कपड़ा, जूट या फिर कागज़ के थैले को या किसी भी इनसे बनी हुई चीज़ को इम्पोर्टेंस से ना कि प्लास्टिक को। तो यहाँ पर हमारे 5R का मतलब ये होता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स में कि जो 5R होता है इसका क्या मतलब है। जो हमारे डिफरेंट R होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला आपका रिड्यूस हो गया है, दूसरा आपका रीयूज़ हो गया है, थर्ड रिसाइकिल है, फोर्थ है रिकवर है और फिफ्थ है आपका रिफ्यूज़। तो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें ये 5R को फॉलो करना चाहिए। इसके बाद है खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैली और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निकल लेती हैं। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे खाने की कुछ चीज़ें होती हैं वो रैपर में पड़ी हुई हैं, ठीक है। और वहाँ पर कोई आपका ऐसे पशु है और पशु जो होता है वो उसे उठा करके क्या है वहाँ से खा लेता है, जिसकी वजह से क्या है उसका पेट और उसका जो सारा डाइजेशन सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है। तो ये क्या है कि कोई भी जो हमारे जीव होते हैं उनके लिए भी अच्छे नहीं हैं। प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंट्रोल उत्पन्न करता है अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाता है और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। क्योंकि देखो ये डाइजेस्ट तो होगा नहीं क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, पेट में ऐसे ही पड़ा रहेगा, आंतों में जाके चिपक जाएगा, पेट में जाके चिपक जाएगा, आपके उनके कंठ में गले में चिपक जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, खाना निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या है कि एट लास्ट तो क्या होगा कि वो उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती हैं। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं।
देखो यहाँ से मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, बट लेकिन आता भी है कि एक जिम्मेदार, बहुत ईजी अगर बहुत ही क्वेश्चन, क्योंकि ये तो बहुत ही मतलब बहुत छोटी सी बात है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी, बट फिर भी हमें यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम किस तरह से बन के आ जाए। तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस लिखे हुए आपको दिख सकते हैं कि जो जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप किस तरीके से प्लास्टिक का बचाव करेंगे, से बचाव करेंगे। तो वहाँ पर ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि आप उनको बाहर फेंकोगे, सड़क पे फेंकोगे, या डस्टबिन में डालोगे, कम से कम यूज़ करोगे, जूट थैले का या प्लास्टिक का यूज़ ना करके कागज़ के थैले का यूज़ करोगे। तो इस तरह की चीज़ें, ऑप्शंस वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल सी और जो बहुत जनरल सी बात है, ये आपको पता ही होगी, मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस मेरा मोटिव यहाँ पर ये चीज़ समझाने का है कि आप कहीं भी घूमने जाते हैं, है ना, आप जा रहे हो, आपके बच्चे जा रहे हो, आपके बड़े जा रहे हो, आपके भाई बहन जा रहे हो, तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कहीं भी आप घर, सड़क पे भी, बाज़ार में भी कहीं भी खा रहे हैं तो या तो कूड़ा डस्टबिन में ही डालें, जहाँ पर डस्टबिन की सुविधा हो, नहीं तो आप उसे क्या है वापस अपने ही घर पर ले आएँ। और जो घर पर आपके कूड़ेदान है उसमें ही क्या है कूड़े को डालें। क्योंकि देखो पर्यावरण हमारा है, रहना भी हमें है, और अच्छी हवा भी हमें चाहिए, अच्छा एरिया भी हमें चाहिए, तो ध्यान भी क्या है हमें ही रखना पड़ेगा। तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। कूड़ा ना ही खुद डालना है, ना ही किसी को इधर उधर डालने देना है। देखिए, पढ़ने से सिर्फ क्या है अच्छे मार्क्स लाना ही नहीं होता है, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, अपने देश के लिए क्या कर रही हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी क्या है एक तरह से आपको, आप अपने देश की में क्या है मतलब उसकी जो अच्छाई को रखने में क्या है इम्पोर्टेंट रोल निभा रही हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। इसके अलावा है, प्लास्टिक की थैलियों जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंके। खरीदारी के लिए जाते समय सूती कपड़े या थैले या जूट का थैला लेकर जाएं। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डब्बे का यूज़ कीजिए। तो हमें इन चीज़ों का याद रखना है जब भी हम प्लास्टिक को खरीदने जाएं या उसे यूज़ करें, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है कि जितना हम किसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो वो उतनी ही ज़्यादा मार्केट में भी कम आएगी। जब मार्केट में कम आएगी तो उसका प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो वो धीरे धीरे क्या है वहाँ फिर बननी बंद हो जाएगी। और बनने के बंद होने से क्या होगा कि उसकी पूरी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी आनी, तो प्रोडक्शन उसका क्या है बंद हो जाएगा। और इसी के साथ क्या है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है हमारी, और अभी भी कुछ पोर्शन बचा हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो दूसरे टाइम में कवर कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, तो जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। थोड़ा स्लो चलेंगे बट चीज़ों को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, है ना। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, एक छोटा सा रिकैप हो जाए। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रकटन से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्सी, बाल्टियां, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयान, जलयानों, अंतरिक्षयानों, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जाता है। संश्लेषित रेशों का बहुत निर्माण, बृहद निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयॉन, लाइनॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवशोषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल्य, चिरस्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी ओर है। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जलाने पर ये विषैले गैसें उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डाल देने पर इन्हें अपभ्रष्ट होने में कई वर्ष लग सकते हैं। ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति के कारण होता है। हमें आवश्यकता है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदाय के पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम कर सकें। तो सारी चीज़ें जो थी हमने चैप्टर के अंदर पढ़ी, यहाँ पर हम उसका रिकैप कर लिया है। अब हम चैप्टर से रिलेटेड छोटी एक्सरसाइज देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहला हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक ही मल्टीपल चॉइस है। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तो इसे पूरी तरह नहीं कहेंगे हम, वैसे तो ये मानव निर्मित ही होता है, पर अगर हम पूर्ण रूप से मानव निर्मित जो रेशा होता है वो हमारा क्या होता है, नाइलॉन,
और क्वेश्चन भी यहीं से आता है कि जो हमारा मानव निर्मित रेशा जो होता है वो नायलॉन होता है। रेयॉन भी संश्लेषित रेशा है, पर लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि इसे काष्ठलुगदी से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हमारे फिल इन द ब्लैंक है। संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो पेट्रो रसायन कहलाता है। संश्लेषित रेशों की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। तो यहाँ पर ये हमारे डिफरेंट टाइप के या मतलब जो क्वेश्चंस है ना, पता है कई बार तो इन्हीं में से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं सी टैट में या यूपी टैट में, और एज इट इज़ बस ऑप्शन दे दिए जाते हैं, वो आपको भरना है। बट जैसे जैसे अब टाइम आगे बीतता जा रहा है, हर एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि केवीएस में भी अब चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं पहले से। अब थोड़ा सा टफ उसको बना दिया गया है, 2 एग्ज़ाम्स कर दिए गए हैं, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी ऐड कर दी गई है। तो अब सी टैट भी उन्होंने, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है सी टैट में, बट लेकिन क्या है, उनका जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका अब पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज होता जा रहा है वो। इसके बाद है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होती है वो गर्म करने पर क्या है, आपकी पिघल जाती है, मतलब आसानी से वो विकृत हो जाती है। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो गर्म करने पर क्या है, आसानी से नहीं पिघलती है, तो जिसकी वजह से क्या है, उसे विकृत तो नहीं हो पाती है। इसके बाद है आपके हमारे मैचिंग होती है कि जो पोलियोस्टर होता है हमारा, वो कपड़े आसानी से बल इसमें नहीं पड़ते हैं। जो टेफ्लॉन होता है वो जो न चिपकने वाले भोजन के पात्र हैं उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। जो रेयन होता है वो काष्ठ की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। और जो नायलॉन है उसके पैराशूट या मोजे बनाए जाते हैं। और इसी के साथ क्या है कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए हमारा इसी से रिलेटेड दूसरा चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं, ये वाली आपका नई एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो है, या ये कह लो कि जो 2023 से 2024 तक जो चल रही थी वो ये है। बट अभी जो क्या है, बिल्कुल नई आपकी एनसीईआरटी की बुक्स आ चुकी हैं। ये हमारी क्लास 8 कंप्लीट होने के बाद में मैं एक बार आपको जो नई एनसीईआरटी आई हैं, क्यूरियोसिटी जिसका नाम है, मैं आपको फिर वो स्टार्ट कराऊंगी, जिससे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन वहाँ से यहाँ से नहीं भी छूटे। और यहाँ पे पढ़ने के बाद में, इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद में वैसे भी आपको ये फील नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। और अगर समय होता है तो मैं नई एनसीईआरटी शुरू करूँगी, नहीं तो हम आपके इसके बाद क्या है, जो भी सी टैट में पीवाईक्यूज आए हुए हैं इससे पहले 10 सालों में, हम वो स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमारी एक समझ विकसित हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस या पैटर्न जो है पूछने को और देखने के लिए हमें मिलते हैं सी टैट और यूपी टैट के। ठीक है, पहले हम सी टैट को कवर करेंगे कि सी टैट में कौन कौन से पीवाईक्यूज आए हैं, फिर हम क्या करेंगे, यूपी टैट को भी कवर करेंगे, जिससे क्या है आपकी जो तैयारी है बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो। तो ये चैप्टर यहाँ पर वीडियो लगभग 1 घंटे की पूरी होने जा रही है, और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं इस चैप्टर को भी इंक्लूड करूँगी। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि वीडियो हमारी लंबी ना हो। तो पहला पार्ट जो है वो हमारा पार्ट 1 में आ जाएगा, और इसे मैं पार्ट 2 में करके डाल दूँगी, जिससे कि आप इसको और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, पढ़ पाएँ। तो और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरी जो स्पीड है वो ज़्यादा मतलब स्लो हो रही है, तो आप वीडियो को थोड़ी तेज़ स्पीड में करके देख सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेकर के, साइंस से के टॉपिक पर या सी टैट या यूपी टैट से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस आपकी जो बात है उसको रिजोल्व कर सकूँ, है ना। तो होपफुली आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। थोड़ा सा अलग टाइप से का था ये, पर मैंने पूरी कोशिश की है अपने तरीके से इसको समझाने की, हर वो पॉइंट कवर करने की जो एग्ज़ाम में आ सकता है, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग एंड डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम्स में क्या होगा, मार्क्स अच्छे आने की चांसेस ज़्यादा होंगे। और इसी के साथ ही क्या है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।